मैं अभी छोटी थी, तभी मेरे पापा भगवान को प्यारे हो गए। मेरी माँ मुझे अपने पास नहीं सुलाती थी। एक दिन रात में मेरी नींद खुल गई, मैं माँ के कमरे के पास से जा रही थी, तो माँ के रूम से मेरी माँ की आहें भरने की आवाज आ रही थी। मैं जब रूम में गई, तो चारपाई हिल रही थी। मैं जैसे ही चारपाई के करीब गई, तो मेरे होश उड़ गए। माँ और चाचा, मेरे पापा को मरे हुए 6 महीने गुजर चुके थे। माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। जब माँ मुझे लेकर नानी के घर जाने लगी, तो चाचा ने हमें रोक लिया था और माँ से कहा था कि आप मेरे भाई की बीवी हैं। मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तब से चाचा मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। चाचा अपनी बीवी से ज्यादा मेरी माँ पर मेहरबान रहते थे। इसी वजह से चाची मेरी माँ पर शक करती थी कि इनका मेरी माँ से कोई चक्कर है। इसी वजह से चाची ने मेरी माँ और हमारी दोनों की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। सारे घर के काम हम माँ और बेटी से करवाती थी। हम दोनों को 4 बातें भी सुनाती रहती थी। चाची कभी भी हमारे काम से खुश नहीं रहती थी। चाची हमेशा ही हमारे काम में नफीस निकाला करती। कभी कहती थी कि ये नहीं किया, तो कभी कहते वो काम बिगाड़ दिया है। इस तरह से हम माँ बेटी की जिंदगी नर्क बनकर रह गई थी। ऊपर से चाची की 2 बेटियां और 1 बेटा भी हमारे लिए मुसीबत बन गए थे। वो सब भी सारा दिन मुझे और माँ को कामों में उलझाए रखते थे। इस घर में हमारा इकलौता सहारा जो थे, चाचा ही थे। चाचा मेरी और माँ दोनों का बहुत ख्याल रखते थे, मगर चाची से ये भी बर्दाश्त नहीं होता था। जब से पापा का देहांत हुआ था, चाचा मेरे और माँ के लिए अलग से फल लाया करते थे और अपने बच्चों के लिए अलग से लेकर आते थे, मगर चाची हमसे वह फ्रूट तक छीनकर ले जाया करती थी। वो कहती थी कि जब हमारा खाना पीना एक साथ है, तो ये अलग अलग रोज लाने का रिवाज नहीं करना चाहिए, और फिर हम लोगों को छिलके देखना ही नसीब होता था। एक दिन मैं वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धो रही थी। जब मैं वापस आई, तो माँ किचन साफ करके कमरे में जा चुकी थी। मैं उनकी टांगे दबाने लगी थी, तभी चाची आ गई और कहने लगी, सीमा की माँ फिर से लेट गई हो, किचन कौन देखेगा? मैं तुमसे पहले भी बोली थी कि आज बच्चों को बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, और तुम इधर आकर लेट गई हो। चाची की बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ बेबस लाचार की तरह कहने लगी, आज तबीयत ठीक नहीं है। चाची एकदम चीख पड़ी थी। वो कहने लगी कि तुम माँ और बेटी हर वक्त बीमार ही रहती हो। मेरा जी करता है कि तुम दोनों माँ बेटी को हाथ से पकड़कर घर से निकाल दूं, मगर मैं क्या करूं? पता नहीं क्या और कैसे तुमने मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है, जो तुम लोगों को इस घर से जाने नहीं देते। मेरे बस में होता तो मैं तुम दोनों को अपने घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त न करती। माँ उठी और किचन में चली गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं भी चाची से पूछूं कि आपके अंदर का शैतान आखिर कब तक खत्म होगा। असल में तो जब मेरे पापा थे, तो खूब पैसा कमाया करते थे। मेरे चाचा से ज्यादा मेरे पापा की आमदनी थी। हमने अच्छा खाया और अच्छा पहना था। ये सब देखकर चाची को बहुत जलन होती थी। तब हमारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, पर न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि मेरे पापा का देहांत हो गया। माँ तो अब तक सदमे में थी। चाची ने बड़ी होशियारी से बाबा का बिजनेस चाचा के हवाले कर दिया था। जाहिर सी बात है कि मैं और माँ तो अपने होश में ही नहीं थे। पापा का कारोबार डूबने वाला था, तो चाचा ने उसे संभाल लिया था। अब चाचा हर महीने सारी आमदनी लाकर मेरी माँ के हाथ पर रख दिया करते थे और कहते थे कि भाभी आपका माल है, आपको इसे जिस तरह इस्तेमाल करना है ये आपकी मर्जी है। चाचा अपना काम छोड़कर बाबा का बिजनेस संभाल रहे थे। माँ चाचा को अच्छी खासी तनख्वाह देने लगी थी। ये सब देखकर तो चाची का दिल जलकर रह गया था, क्योंकि चाचा अभी भी एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे थे। चाची ने चाचा और माँ पर शक करना शुरू कर दिया था।
रोज चाचा से लड़ने लगी थी कि तुम अपनी भाभी और सीमा पर इतनी मेहरबानी क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन माँ चाची के सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगी कि ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकाला करो। मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा मत किया करो। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। एक दिन चाचा ने अपनी बीवी से साफ साफ कह दिया था कि अगर तुमने ये बात करनी न छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। ये बात सुनकर चाची डर गई थी। उसके बाद उन्होंने फिर कभी ये बात अपने मुंह से नहीं निकाली। मगर दिल में जो शक एक बार बन गया था वो कभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए चाची ने माँ और मुझे चाचा से अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चाची ने तो चाचा को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर लिया था कि जो महीने भर का खर्चा लाकर माँ के हाथ में रखते थे उन्होंने वो भी देना छोड़ दिया था। यानी अब हमारे बिजनेस पर चाचा और उनके बच्चों का कब्जा हो गया था। मेरी चाची का जोर था जिसकी वजह से मैं और मेरी माँ बुरे दिन काट रहे थे। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मैं सोची कि चाचा से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि मेरी माँ के इलाज के लिए चंद पैसे दे दें। जब रात को चाचा घर आए तो मैं उनके पास चली गई और उनसे कहा, चाचा आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चाचा कहने लगे, बेटा कहो क्या बात है। तब मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है। इसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। आप मेरी माँ को इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो ताकि मैं माँ को डॉक्टर को दिखा सकूं। चाचा कहने लगे कि बेटी बैठो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। चाची हम दोनों की बातें चोरी चुपके सुन रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और वो कहने लगी, मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अपनी भाभी के लिए पैसे फौरन से निकाल रहे हो। चाचा कहने लगे, तुम्हारे कपड़े और जूते के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम कभी बीमार पड़ोगी तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इतना पत्थर दिल मत हो जाओ। लेकिन तुम तो बीमार पड़ोगी नहीं, तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती हो। अपनी भाभी और उसकी बेटी पर हुक्म चलाती रहती हो, उनसे काम करवाती रहती हो। बीमार तो वो इंसान होता है जो मेहनत करता है। चाची ने जब चाचा के मुंह से ये अल्फाज सुनी तो उनका रंग उड़ गया था। वो कुछ कहे बिना कमरे से बाहर निकल गई थी। चाचा ने मुझे 10,000 दिए और कहा कि अपनी माँ को सुबह डॉक्टर के पास लेकर जाना। मैंने चाचा को दिल से धन्यवाद किया और अपने कमरे में आकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ कहने लगी, धन्यवाद हो तुम्हारे चाचा का जिन्हें अपनी बीवी की करतूत मालूम है। मैंने कहा कि माँ मुझे भी इस बात की तसल्ली है। माँ कहने लगी, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी और मेरी इज्जत इस औरत से सुरक्षित रहे। ये कुछ भी कर सकती है। मैं बोली, माँ चाची तो सारा दिन हमें बेइज्जत करती ही है, इससे बुरा और वो क्या करेगी। माँ कहने लगी, ऐसी औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं, तुम क्या जानो। मैंने माँ से कहा, छोड़ो उन बातों को, अब मेरे पास पैसे आ गए थे और मैं सुबह आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी। उस रात को मैं और माँ बहुत सुकून से सोए थे, इस बात से बेखबर कि आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली थी। सुबह कुछ यूं हुआ कि मेरी आंख किसी के दरवाजे पीटने की आवाज सुनकर खुली थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने चाची खड़ी थी। वो मुझे तीखी नजरों से देख रही थी। पीछे ही चाचा भी चले आए। फिर चाची कहने लगी, तुमने अपने चाचा के पैसे चुराए हैं। मैंने नहीं में सिर हिला दिया और बोली, नहीं चाची आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने तो जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। चाचा ने खुद ही कल रात माँ के इलाज के लिए 10,000 दिए थे। चाची कहने लगी, बस ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे कमरे की तलाशी लेने दो। चाचा भी पीछे खड़े हमें देख रहे थे। चाची ने हमारे कमरे की सारी चीज उलट पलट करना शुरू कर दी थी और जब उन्होंने हमारे अलमारी खोली सामने का मंजर देखकर मैं भी दंग रह गई थी। चाची ने अलमारी से अपने सोने के जेवर निकालकर हवा में उछाली थी। वो कहने लगी, सीमा मेरे सोने के जेवर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं। माँ तो ये सब देखकर घबरा गई थी।
वह जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ को चाची के सामने जोड़ दिए और कहने लगी, मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ से आए। चाची कहने लगी, अगर तुमने नहीं रखे तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी बेटी ने जेवर चुरा कर लाई है। माँ कहने लगी, न ही मैं चोर हूँ और न ही मेरी बेटी। चाचा आगे बढ़े थे, उनके माथे पर शिकन थी। वे कहने लगे, अगर तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं हो तो मेरी बीवी का जेवर यहाँ क्या कर रहा है। चाची ने अलमारी की फिर से तलाशी लेना शुरू कर दी और चाचा का वॉलेट निकालकर हमें दिखाया। वह कहने लगी, ये वॉलेट है जो मैं और मेरे पति सुबह से तलाश कर रहे थे। हमें तो पूरा यकीन था कि जब रात को तुम्हारी बेटी हमारे कमरे में आई थी तो यही लेकर आई होगी। मुझे सब पता है। तुम दोनों माँ बेटी के हाथ में बड़ी सफाई है। इस तरह चोरी करती हो कि सामने वाले को पता तक नहीं चलता। मगर तुम्हारे चाचा कहाँ मानने वाले थे। वह कहने लगे कि ना मेरी भाभी चोर है और न ही मेरे भाई की बेटी चोर है। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो यही लगता था कि ये दोनों माँ बेटी हमारी चीज लेकर यहाँ से फरार होने का इरादा बना रही थी। चाचा कहने लगे, मुझे आप दोनों से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। चाची कहने लगी, मैं अब और दोनों को अपने घर में नहीं रख सकती। चाचा चुप थे। चाची कहने लगी, मैं अभी पुलिस को फोन करके उनको हवालात में बंद करवाती हूँ। चाचा कहने लगे, नहीं ऐसा हरगिज मत करना। जैसे भी है ये दोनों मेरे भाई की निशानी है। चाची के माथे पर बल पड़ गए थे। वह कहने लगी, आज भी आप उन दोनों की ही तरफदारी कर रहे हो। चाचा चुप रहे। चाची कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भाभी और भाई की बेटी को पुलिस के हवाले न करूं तो उन्हें घर से निकाल दो। मैं अब उन दोनों के साथ नहीं रह सकती। चाचा का चेहरा उतर गया था। वो आगे बढ़े और माँ से कहने लगे, भाभी अब बात चोरी तक आ गई है। अगर आपने और सीमा ने इस तरह की हरकत न की होती तो मेरी बीवी का क्या मजाल कि आपको इस घर से निकालने को कहती। गलती अब आपकी है और आपकी बेटी की है। मैं अपनी बीवी को मना नहीं कर सकता। आपकी बेहतरी इसी में है कि आप इस घर से चली जाएं, ताकि मेरी बीवी आपको पुलिस के हवाले न कर सके। मेरी माँ आगे बढ़ी। वह जिंदगी में पहली बार चाचा के सामने बोल रही थी। वह कहने लगी, जिस घर में तुम रह रहे हो ये मेरे पति ने बनाया था। एहसान फरामोश की भी कोई हद होती है, मगर तुम लोग तो सारी हदें पार कर चुके हो। तुमने मेरे पति के घर पर कब्जा किया, मैं चुप रही। तुमने मेरे पति का सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया, तब भी मैं चुप रही। तुम्हारी बीवी ने मुझे और मेरी बेटी से नौकरों की तरह रवैया रखा, हमसे पूरे घर का काम करवाया, मैं फिर भी चुप रही। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं और मेरी बेटी नहीं बल्कि तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे जाएंगे। मेरे घर से निकल जाओ। मेरी माँ की आवाज बहुत तेज थी। माँ की बात सुनकर चाचा कहने लगे, भाभी आप जिस अवस्था में रह रही थी, अगर मैं आपके पति का बिजनेस न संभाला होता तो क्या वह इस मुकाम पर होता, बल्कि वह कब का डूब गया होता और आप ये घर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। आपके पास कुछ न बचता। आप दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करती रही हैं। हमारा बहुत सा पैसा गया है। यकीनन वह भी आपने चोरी किया होगा। ये बात सुनकर चाची आगे बढ़ी और पुलिस का नंबर मिला दिया। चाची कहने लगी कि आप हमारे घर आ जाएं, हमारे घर चोर है। चाचा कहने लगे, आप तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी हैं, अब अपनी बेटी का सोचो। बेहतरी इसी में है कि आप घर छोड़कर चले जाइए। आपको नहीं पता कि थानों में क्या सलूक होता है। चाचा ने माँ को इस कदर डराया कि माँ ने अपने और मेरे 2 जोड़े कपड़े बैग में रखकर मुझे अपने साथ लेकर रवाना हो गई। मैं माँ बेटी चलते जा रहे थे। दिल था कि गम से फटा जा रहा था। इस बात का नहीं था कि हमें हमारा हक से दूर किया जा रहा था, क्योंकि जब से पापा मरे थे हमें कभी हमारा हक मिल ही नहीं पाया था। अब असली परेशानी इस बात की थी कि हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। माँ कहने लगी, बेटी अब कहाँ जाएंगे।
जब से पापा हमारी जिंदगी से गए थे, चाचा ने हमें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया था और न ही किसी के साथ रिश्ता रखने दिया था। अगर माँ की कोई दोस्त भी होती तो अब उसके घर चले जाते। यूं ही चलते चलते रात हो गई थी। अब हम अपने शहर से दूर आ गए थे, मगर कोई ठिकाना नहीं मिला था। मैं भी खामोश और माँ भी खामोश थी। फिर रात हो गई। रात में हम अकेली औरतों को लोग अजीब नजरों से देखने लगे थे। तब माँ कहने लगी, बेटी हम क्या करें? मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। हम और आगे पहुँचे तो वहाँ हमें एक घर नजर आया। माँ कहने लगी, यह जगह रात बिताने के लिए अच्छी है, सुबह हम कहीं निकल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है माँ, आज हम इस घर में चलते हैं। मैं और माँ इस घर में दाखिल हो चुके थे। वहाँ पर कोई भी शख्स नहीं था। माँ और मैं जमीन पर ही बैठ गए। माँ के आंसू लगातार निकल रहे थे। वह कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन आ गया है। आपका कसूर नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। भगवान उन लोगों से हिसाब लेगा जो हमें इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। माँ खामोश रही। मैं और माँ एक दूसरे के सामने बैठे थे। डर के मारे ना तो मुझे नींद आ रही थी और न ही माँ को। मैंने महसूस किया कि माँ को बेचैनी सी है। कभी उठकर खड़ी हो जाती थी तो कभी बैठ जाती थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है माँ, आप क्या थक गई है? माँ ने नहीं में सिर हिलाया था और तब मैंने महसूस किया कि माँ का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उनके चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और फिर देखते ही देखते बेहोश हो गई थी। मैं बोली, माँ क्या हो गया है? अपनी आंखें खोलो। मगर माँ ने मुझे कोई जवाब न दिया। वो बेसुध जमीन पर गिर गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने जल्दी से माँ की नस को टटोला था। नस चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरी माँ दिल की मरीज है और डॉक्टर ने ऐसी हालत में माँ को जुबान के नीचे रखने वाली गोली को कहा था। मेरे पास इस वक्त गोली मौजूद नहीं थी। मैंने माँ को वहीं पर लेटाया और खुद भागते हुए बाहर निकल गई थी। मैं जल्दी से जल्दी करीबी मेडिकल पर पहुंचना चाहती थी ताकि वहां से माँ के लिए गोली ले आ सकूं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि ऐसी हालत में मेरी मदद जरूर करेगा। मैं भागती जा रही थी और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे 2 आवारा लड़के लग चुके हैं। मेरा बहुत तेजी से दिल धड़कने लगा था। वे कहने लगे कि तुम यहाँ से भागकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा करो कि रुक जाओ, हमें मत थकाओ। मैं उनकी बात सुनकर और डर गई थी और अपनी दौड़ और तेज कर ली थी, मगर वो भी कहाँ रुकने वाले थे। वो भी मेरे पीछे भागते रहे और मैं भगवान से दुआ मांगती जा रही थी कि मेरी माँ बीमार हैं, मुझे उन लोगों से बचा ले। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था। टांगे कांप रही थी, मगर वो लड़के तो मेरे पीछे आते जा रहे थे। तभी मुझे सामने असमसान घाट नजर आया। वहाँ एक लाश जल रही थी। देखकर मेरा दिल धक सा हो गया था। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा था। मैं स्मशान के पास जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उधर बिल्कुल सुनसान था, पर अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे ये भी करना पड़ गया था। स्मशान में दाखिल हो गई और मुझे उम्मीद थी कि आवारा लड़के यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि रात के इस वक्त लोग स्मशान जाने से डरते हैं। मगर ये देखकर तो मेरी परेशानी की इंतहा हो रही थी कि वो दोनों लड़के मेरे पीछे स्मशान में भी आ गए थे। अब यहाँ मुझे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी मुझे वहाँ कुछ कपड़े और चादर पड़ा हुआ दिखा जो मुर्दा जल रहा था। शायद उसी का सब सामान था। लोग मरने के बाद सभी कपड़े गद्दे चादर साथ में फेंक देते हैं। मरता क्या ना करता। मैं आवारा लड़कों की नजरों से ओझल होने के लिए उन फेंके कपड़ों के ढेर में घुस गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं मरने वाली हूँ। और मुझे उन दोनों लड़कों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और साथ ही साथ वे एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि अगर ये लड़की मिल गई तो इसको हमने छोड़ना नहीं है।
ये बात सुनकर तो मैं और भी घबरा गई थी। वो फिर दोनों लड़के स्मशान में तलाश करते रहे, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं मिली, तो वह वापस चले गए। मैं अपनी सांस को रोक ली थी, अब चलने लगी। जब मैं कपड़े से बाहर आने लगी तो मेरा हाथ किसी चीज पर लगा था। मैं उछल गई थी, ऐसा लगा शायद किसी आदमी पर मेरा हाथ लगा हो। मगर मैं जब मुड़कर देखी तो रोशनी में मुझे कुछ नजर आया कि एक सफेद कपड़े में कोई चीज बंधी हुई है। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। मैं डरते डरते जब उस कपड़े को खोली तो उसमें मुझे पैसे और जेवरात नजर आए। मैं वो गठरी उठाए और स्मशान से निकल गई। अब तो सुबह हो गई थी। मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन इस बात की फिक्र सता रही थी कि माँ कैसी होगी। मैं वापस उस जगह आ गई जहाँ रात माँ को छोड़कर गई थी। वहाँ देखकर हैरान रह गई थी कि वहाँ पर औरतें मौजूद थी जो माँ का ख्याल रख रही थी। मैं आगे बढ़ी तो माँ मुझे देखकर रोने लगी थी। मैं बोली, आप कौन हैं? वो दोनों औरतें बोली, हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमारी नजरें इस औरत पर पड़ी जो दर्द से तड़प रही थी। मैंने पूछा कि क्या माजरा है, तो उसने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। सारी बात समझ में आ गई थी। मेरा भी दिल का मसला है, मुझे भी डॉक्टर ने जबान के नीचे रखने वाली गोली के लिए बोला है। मैं हर जगह अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैंने वो गोली निकालकर उसकी जुबान के नीचे रख दी और यह ठीक हो गई है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। भगवान इंसान की ऐसी जगह से मदद करता है जहाँ से उसने सोचा भी नहीं हो। माँ की हालत ठीक हो चुकी थी। मैं उन औरतों का धन्यवाद किया और माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गई। माँ कहने लगी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मैं बोली, माँ आप चुपचाप रहो। मैं माँ को अपने साथ लेकर होटल में चली गई, कमरा बुक करवाए, और माँ कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तब मैंने माँ को सारा किस्सा सुना दिया था। मैंने माँ के सामने वे गठरी खोलकर रख दी। माँ उसे देखकर हैरान हो गई और माँ कहने लगी, हमें ये चीजें नहीं रखनी चाहिए। पर माँ के सामने और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए माँ ने जेवरात को बेच कर हमारे लिए नया घर लिया। जेवरात बहुत कीमती थे। माँ कहने लगी कि मैं अपने साथ बुरा करने वालों को माफ नहीं करूंगी। माँ ने कहा कि मैं चाचा और चाची पर केस करना चाहती हूँ और तुम्हारे पापा की सारी जायदाद उनसे वापस लेना चाहती हूँ। मैंने चाचा और चाची पर केस किया और पैसे देकर एक अच्छा वकील रख लिया था। फिर कुछ वक्त में ही हम ये केस जीत गए थे। हमें हमारी सारी जायदाद वापस मिल गई थी और चाचा भी जेल के सलाखों के पीछे चले गए थे। हमने उनसे अपना घर वापस ले लिया था। उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था। चाची अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी और सुनने में यही आया था कि उनके मायके वाले भी चाची और उनके बच्चों के साथ वही सलूक करते हैं जो चाची ने मेरे और माँ के साथ किया था। बुरे कर्मों की बुरी सजा होती है। अपना किया हुआ लौटकर सामने जरूर आता है। ये बात जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। बुरा किया तो बुरा ही मिलेगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।